एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 से एक विषय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जिसका नाम है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो चलिए इस विषय को शुरू करें। इस विषय को शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि साम्राज्यवाद से संभावित प्रश्न क्या हमसे पूछे जा सकते हैं। साम्राज्यवाद का मतलब होता है एक साम्राज्य, एक देश का अपनी सीमा से बाहर दूसरे देश पर अधिकार करना या अपने साम्राज्य का विस्तार करना। यही चीज साम्राज्यवाद के नाम से जानी जाती है सहज भाषा में। और साम्राज्यवाद से हमें साम्राज्यवाद क्या समझते हैं आप, कि साम्राज्यवाद क्या है, इसका वर्णन करें या साम्राज्यवाद को परिभाषित करें। इस तरह से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, आप उसको किसी भी अवस्था में साम्राज्यवाद या साम्राज्यवाद पे निबंध या साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, उस सब में ये आंसर आप पुट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। विश्व इतिहास में साम्राज्यवाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के संपन्न हो जाने पर उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता तथा तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका के अर्धविकसित देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रारंभ में इन यूरोपीय देशों का उद्देश्य आर्थिक हितों के लिए उपनिवेशों की स्थापना करना था, लेकिन शीघ्र ही इनके आर्थिक उद्देश्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में परिणत हो गए। तो उपनिवेशवाद का स्वरूप बदलकर साम्राज्यवाद बन गया। साम्राज्यवाद के प्रसार के कई कारक थे, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य कारक थे। औद्योगिक क्रांति के कारण अतिरिक्त माल को बेचने के लिए नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः व्यापारी वर्ग ने अपनी सरकार पर दबाव डालकर अविकसित प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादित माल की लागत कम हुई तथा लाभ की मात्रा बढ़ गई। वे इस अतिरिक्त पूंजी को ऐसे स्थान पर लगाना चाहते थे जहां अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए व्यापारी वर्ग ने उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए सरकार को प्रेरित किया। साम्राज्यवाद के प्रसार में रेल, डाकतार आदि यातायात एवं संचार साधनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान भेजना तथा संदेशों का आदान प्रदान करना सुगम हो गया। इसी समय यूरोपीय देशों की जनसंख्या का तेजी से प्रसार भी हुआ। अतः
इस अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। साम्राज्यवाद के प्रसार में कुछ लोग अपने अपने स्वार्थों की भावना से प्रेरित होकर ऐसे समूह का निर्माण करने लगे जिन्हें हम साम्राज्यवाद के निहितार्थ स्वार्थी समूह कह सकते। इनमें कपड़े, लोहे, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद के व्यापारी, बैंक अधिकारी, सैन्य अधिकारी, जहाज कंपनियों के मालिक आदि सम्मिलित थे। ये लोग अपने लाभ हेतु साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालते थे। यद्यपि ईसाई मिशनरियों का मुख्य कार्य धर्म प्रसार ही था, किंतु ये धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करते थे। इन पादरियों की अन्य देशों में यदि हत्या हो जाती थी तो उसको आधार बनाकर वहां के भूभागों पर आधिपत्य स्थापित करना साधारण बात थी। कुछ मिशनरियों ने प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। इनमें इंग्लैंड के डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपने देशवासियों को यह संदेश भेजा कि अफ्रीका की भूमि उनके व्यापार तथा ईसाई धर्म प्रचार के लिए उपयुक्त है। 1875 ईस्वी तक अफ्रीका के लगभग 10% हिस्से ही यूरोपीय देशों की जानकारी में थे। अभी भी 90% भूभागों से यूरोप के लोग अनभिज्ञ थे। अफ्रीका का प्रवेश द्वार खोलने के लिए बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने 1876 ईस्वी में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। लियोपोल्ड ने खोजकर्ता हेनरी स्टैनली की सहायता से विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया, जो बेल्जियम से लगभग 10 गुना बड़ा प्रदेश था। इससे यूरोप के देशों का ध्यान अफ्रीका के साम्राज्य विस्तार की ओर आकृष्ट हुआ। अब फ्रांस, पुर्तगाल और इंग्लैंड भी कांगो प्रदेश में अपना प्रभाव स्थापित करने पहुंच गए। परिणाम स्वरूप जो अफ्रीका अब तक अज्ञात प्रदेश था, अब वह यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बन गया। इस तरह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अफ्रीका में यूरोप के देशों का
सशस्त्र हस्तक्षेप आरंभ हुआ और इन देशों ने बहुत शीघ्र बिना किसी बड़े युद्ध के अफ्रीका को आपस में बांट लिया। साम्राज्य विस्तार की इस दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। काहिरा से लेकर आशा अंतरिक्ष तक के भूभाग पर उसका अधिकार था। इसमें मुख्य रूप से मिस्र, सूडान, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट आदि प्रदेश मुख्य थे। इस औपनिवेशिक दौड़ में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल आदि देश भी धीरे धीरे शामिल हो गए। इस तरह संपूर्ण अफ्रीका यूरोपीय शक्तियों के बीच विभाजित हो चुका था। अफ्रीका के बंटवारे से पहले ही सुदूर पूर्व में यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। इंग्लैंड ने चीन में 1840-42 के अफीम युद्धों के समय हांगकांग पर अधिकार किया था। 1857 ईस्वी में टिनसिन की संधि करके चीन के 11 बंदरगाहों पर व्यापार की सुविधाएं प्राप्त कर ली गई थी। इसी तरह की सुविधा कुछ समय के बाद फ्रांस, रूस और अमेरिका ने भी प्राप्त कर ली थी। फ्रांस ने कोचीन चाइना पर अपना संरक्षण प्राप्त किया। जापान भी चीन की लूट में सम्मिलित हुआ। उसने कोरिया का विस्तृत प्रदेश चीन से अलग कर दिया। जर्मनी ने भी चीन पर अधिकार किया। इस प्रकार से हम साम्राज्यवाद के आरंभ और उसके विकास पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार साम्राज्यवादी जो विचारधारा थी वह परिस्थितियों वश उपज हुई थी उसकी। दरअसल उस दौर में औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और अधिकाधिक धन कमाने की लालसा आदि कारकों ने साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया, जो प्रारंभ में आर्थिक समृद्धि के विकास के लिए उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्यों पर आधारित था। लेकिन जब अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी तो विभिन्न देशों के द्वारा उक्त देश में अपने साम्राज्य को स्थापित करने की चेष्टा की गई और इस प्रकार साम्राज्यवाद अस्तित्व में आया। और इस दौड़ में सभी बड़े बड़े देश शामिल हो गए। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में अपने साम्राज्य स्थापित करने आरंभ कर दिए। तो चलिए हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के पश्चात
उत्पन्न परिस्थितियों ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर साम्राज्यवाद में परिणत हो गया। सबसे पहले उन्होंने अफ्रीकी देशों को निशाना बनाया, उसके बाद वे एशिया पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। इस प्रकार 20वीं शताब्दी तक यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका एवं एशिया में अपनी साम्राज्यवादी भूख को काफी हद तक शांत कर लिया था, किंतु उसकी यह विजय स्थायी ना रह सकी। आगे चलकर यही साम्यवादी विचारधारा ने विश्व को दो विश्व युद्धों की विभीषिका में ढकेलने का भी कार्य किया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आज की क्लास को उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लासेस में जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और उसे पसंद भी कर रहे होंगे। तो मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। मैं अगली कक्षा में फिर से आऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।